हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स बोले तो समष्टि अर्थशास्त्र का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है वास्तविक जीडीपी, साथ ही साथ मौद्रिक जीडीपी। पेपर में कई बार इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलते हैं। तो वास्तविक जीडीपी क्या होता है, मौद्रिक जीडीपी क्या होता है और इन दोनों में क्या संबंध है, इनके बीच क्या फॉर्मूला आता है, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पर आज समझने वाले हैं कि जीडीपी क्या होता है पहले, उसके बाद इनको हम समझेंगे और इनकी कैलकुलेशन की जाती है। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि जब हम जीडीपी के बारे में पढ़ने वाले हैं, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जीडीपी के बारे में। तो सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है, देखो अगर फुल फॉर्म की बात करें हम तो जी मींस हो गया यहाँ पर क्या, ग्रॉस। डी का मतलब क्या हो गया, डोमेस्टिक, ठीक है। और पी का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, प्रोडक्ट, ये भी ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये इसकी फुल फॉर्म है। होता क्या है जीडीपी, अगर मोटा मोटा मैं समझाने की बात करूं तो हिंदी में से बोलेंगे हम सकल, ग्रॉस को। यहां पर डोमेस्टिक का मतलब हो गया घरेलू, ठीक है। और प्रोडक्ट का मतलब हो गया उत्पाद। अब इसको मीनिंग समझ आ गया जी हमने कि जीडीपी की फुल फॉर्म लिख ली। लेकिन अर्थ की अगर मैं बात करूं तो समझना जरा ध्यान से, इसका मतलब होता है कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, जिसे हम सेवा क्षेत्र बोलते हैं, इन तीनों का उत्पाद मूल्य, ध्यान रखना उत्पाद नहीं, उत्पाद मूल्य, विच मींस उनकी बाजार में कीमत क्या है उस हिसाब से जब हम निकालते हैं तो हमारे पास निकल के आता है देश का जीडीपी, ठीक है। तो जीडीपी ये समझ आता है कि देश का कितना एक साल के अंदर उत्पादन हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए कुछ डाटा बताता हूं कि अगर हम उत्पादन के हिसाब से नंबर 1 देश की बात करें, नंबर 2 देश की बात करें, तो नंबर 3 देश की बात करें, नंबर 4 देश की बात करें, नंबर 5 देश की बात करें, तो कौन कौन से। सबसे पहले आपको बता दूं, पहले नंबर पे जो देश आता है जीडीपी के मामले में वो है हमारा यहाँ पर यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और लगभग लगभग अगर इसका रफली डाटा लूं तो इसका 24 ट्रिलियन डॉलर का प्रोडक्शन एक साल में होता है। 24 ट्रिलियन का मतलब क्या है, यहाँ पर ध्यान रखना 24 ट्रिलियन बोला है मैंने यहाँ पर। तो 24 ट्रिलियन में सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए 1 ट्रिलियन में कितना होता है। तो 1 ट्रिलियन का मतलब होता है 10 टू द पावर ऑफ 12, विच मीन्स अगर आप 24 लिखेंगे तो उसके पीछे कितने जीरो लगाने पड़ेंगे आपको, 12 जीरो लगाने पड़ेंगे, तब जाके आपको पता पड़ेगा कि कितना उत्पादन हो रहा है। इसी तरह से दूसरे नंबर पे आता है चाइना। चाइना का जी कितना है, चाइना का लगभग 12 से 15 ट्रिलियन के बीच में, 12 लेते हैं, 12 ट्रिलियन डॉलर। तो यह हमारा भारत कहां पे स्टैंड करता है, जब हम भारत की बात करें तो यहां जी भारत चौथे और पांचवें नंबर पे ऊपर नीचे होता रहता है। अभी हम अगर चौथे नंबर पे इंडिया को रखते हैं, जापान है, ध्यान रखना यहां पर जापान 6 से 7 ट्रिलियन पे है, ठीक है। जापान 6 ट्रिलियन के साथ, और इंडिया जो लगभग लगभग 3 साढ़े 3 ट्रिलियन पे है। मैं से 3 ट्रिलियन डॉलर ले लेता हूं। इसका मतलब हमारे देश की टोटल 140 करोड़ की पॉपुलेशन, 140 करोड़ की पॉपुलेशन एक साल में जितना भी खर्च करती है, चाहे वो अपने कंजम्पशन पे, उपभोग पे हो, चाहे वो निवेश पे हो, चाहे सरकारी पे हो, चाहे वो शुद्ध आयात निर्यात पे हो, सबका मिला के सब कुछ जो भी खर्चा होता है वो हमारे देश का कितना है, 3 ट्रिलियन। और वही जो हमारा यूएसए एक नेबर कंट्री तो नहीं, दोस्त कंट्री वाले कहेंगे, फ्रेंड कंट्री है, इसकी पॉपुलेशन केवल कितनी है, 40 करोड़, आप 35 से 40 करोड़ के बीच है। और इनका जो जीडीपी है वो कितना है, 24 ट्रिलियन है। अच्छा, साथ ही अब चाइना भी देखो, चाइना की पॉपुलेशन हमारे जैसी है 140 करोड़, लेकिन इसका कितना है, हमसे लगभग 4 गुना है। तो इससे जीडीपी आपको समझ आएगा क्या होता है कि एक साल में कितना उत्पादन कर रहे हैं। लेकिन बात आ रही है इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, जब हम 24 ट्रिलियन, 12 ट्रिलियन, 6 ट्रिलियन लिख रहे हैं तो ये किस तरह से निकालते हैं, तो ये भी आपको समझने वाली बात है। इसको समझने के लिए एक दूसरे पेज में आपको समझाता हूं कि किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले एग्जांपल समझो। आप जब जीडीपी पढ़ेंगे तो जीडीपी को 2 तरीके से निकाल सकते हो। एक को बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या होता है यहां पर जी, नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है यहां पर मौद्रिक जीडीपी। क्या, मौद्रिक जीडीपी। और अगर दूसरे की बात करूं तो वो होता है बेटा रियल जीडीपी, रियल जीडीपी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वास्तविक जीडीपी, वास्तविक जीडीपी।
ठीक है, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, हिंदी में मौद्रिक और वास्तविक जीडीपी। आगे के लिए वैसे बता दूं, जब जीडीपी काउंट किया जाता है, जब कंपेयर किया जाता है, तो उसके लिए बेस्ट किसको माना जाता है? रियल जीडीपी को बेस्ट माना जाता है। बट क्यों और कैसे, वो हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको मैं नॉमिनल जीडीपी की गणना करके दिखाता हूं, देन उसके बाद रियल जीडीपी की गणना करके दिखाता हूं कि ये कैसे काम करेगा। चलिए देखिए, सबसे पहले हम किसकी बात करें? मौद्रिक जीडीपी की। मौद्रिक जीडीपी, समझिएगा जरा ध्यान से, हमारे पास कुछ साल दिए हुए हैं यहां पे ले लेते हैं हम, ईयर ले लेते हैं, यहां पे ईयर ले लेते हैं 2010, 2011, 2012। ठीक है, यहां पर हमारे को क्वांटिटी दी है कि हमने कितना बनाया, मान लेते हैं 100 यूनिट, 100 यूनिट, 100 यूनिट। अभी समझाने के ले रहा हूं कि मैंने हमारे उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई है, हम जितना पहले उत्पादन कर रहे थे अभी भी उतना ही उत्पादन कर रहे हैं। लेकिन देखने को क्या मिलता है कि प्राइस धीरे 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 क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। तो हम यहां पर इसको प्राइस से कंपेयर करेंगे। तो आप नोटिस करिए कि मान लेते हैं किसी भी चीज के प्राइस थे 2010 में 10 रुपए, आगे बढ़कर 11 हो गए, आगे बढ़कर 12 हो गए। अब अगर मैं जीडीपी निकालूं तो बेटा जीडीपी में मुझे इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया? 1000, फिर ये 1100, फिर ये कितना आया? 1200। नोटिस कर रहे हैं आप, देश का जीडीपी 2010 से 2011 में बढ़ा है, 2012 में भी बढ़ा है। जीडीपी पहले कंपेयर में क्या हो गया? ज्यादा हो गया है, लेकिन उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई है। उत्पादन वहीं का वहीं है जहां पहले था। समझ रहे हो? तो इससे मौद्रिक जीडीपी से जीडीपी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन एक्चुअली में हमारे वास्तविक उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हो रही है। इसलिए मौद्रिक जीडीपी को हम तुलना के लिए सही नहीं मानते। किसको? मौद्रिक जीडीपी को। वास्तविक को मानते हैं। वास्तविक में क्या चेंज आता है? वास्तविक में ये चेंज आता है एक्चुअली, अगर मैं इसी में चेंज करूं तो वहां पर, इसको पहले हम मिटा लेते हैं, वहां पर वो क्या करता है कि प्राइस कुछ भी हो, वहां पर बोला है प्राइस कुछ भी हो, लेकिन वो प्राइस को आने वाले कुछ सालों के लिए फिक्स मान लेता है, स्टार। ये ध्यान रखना है, किसके लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं? दूसरी चीज के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहां पर प्राइस 10, यहां पे 11 है, लेकिन मानेंगे कि आने वाले सालों के लिए प्राइस 10 ही रहने वाला है, चाहे कुछ भी साल चले। तो अब प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी से, तो हमारा निकलेगा जीडीपी। जरा ध्यान से सुनिएगा, पिछली बार हमने जो साल का प्राइस था उसी से मल्टीप्लाई करा था, लेकिन इस साल प्राइस को हम फिक्स मान लेंगे आने वाले कुछ 5 सालों के लिए। तो हम 2010 के जो प्राइस है उसको क्या मान लेते हैं? आधार मान लेते हैं, और ये मानेंगे कि आने वाले 5 सालों तक कोई कीमत बदलने वाली नहीं है। रियलिटी में बदलेगी, लेकिन केवल जीडीपी कैलकुलेशन के लिए हम उसे फिक्स मानेंगे। तो कीमत यहां पे हमने 10-10 मान लिया। अब हम मल्टीप्लाई करो इन दोनों को, तो देखो कितना आएगा? 1000। इसको ही मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 1000। इसको ही मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 1000। चलो एक यहां पे ले लेते हैं, अगर 2013 हो जाए और उसमें उत्पादन हमारा 120 हो जाए, तो 120 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 1200। आप नोटिस कर रहे हैं कि जब मैं इसका जीडीपी निकाल रहा था, यहां पे निकाल के दिखा देता हूं, तो यहां पे 1000, 1100, 1200, और अगर प्राइस कितने हैं, यहां पे 13 ले लेता हूं, तो ये तो ज्यादा निकल के आएगी दोनों को मल्टीप्लाई करके। बट पॉइंट ये आ रहा है कि यहां पर देखो, आपका जीडीपी तभी बढ़ रहा है जब आपका एक्चुअल में क्या हो रहा है? आपका उत्पादन में वृद्धि हो रही है। समझ रहे हो? तो इसलिए तुलना करने के लिए वास्तविक जीडीपी को ज्यादा अच्छा माना जाता है और इसको गलत माना जाता है। तो इसी से एक फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला क्या है वो समझो, अगर पेपर में आ जाए लिखने को, ध्यान से देखना। अगर आपको मौद्रिक जीडीपी निकालना है, मौद्रिक जीडीपी, तो इस केस में बेटा फॉर्मूला आप लगाएंगे, वर्तमान वर्ष की कीमत, या पहले मात्रा लेते हैं, वर्तमान वर्ष की मात्रा इनटू वर्तमान वर्ष की कीमत, इनटू
चालू भी बोल सकते हो आप इसे। जब मैं वर्तमान बोल रहा हूं तो इसका मतलब चालू भी हो सकता है, जो चल रहा है। वर्तमान वर्ष की कीमत। की कीमत, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, अब इसी में अगर मैं दूसरा वाला लिखूं, कौन सा, वास्तविक जीडीपी, तो इसका फॉर्मूला क्या है जी, ये कॉपी हो जाएगा। चालू, ध्यान रखना मैंने बोला वर्तमान को आप चालू भी लिख सकते हैं, मैं यहां पे चालू लिख के दिखाता हूं। चालू वर्ष की मात्रा मल्टीप्लाई बाय, अब यहां पर चालू ना आके उस साल का आएगा जिसको हमने आधार माना है, आधार वर्ष की कीमत, आधार वर्ष की कीमत, ठीक है। आप नोटिस कर रहे हैं क्या, दोनों फॉर्मूले लगभग लगभग सेम है, बस चेंज कहां पे आया, चेंज आया यहां पर वर्तमान होता है किस वाले में, मौद्रिक जीडीपी में, जिसे हम नॉमिनल जीडीपी भी बोलते हैं, नॉमिनल जीडीपी भी बोलते हैं। लेकिन इसमें वास्तविक वाले में, जिसको हम रियल जीडीपी भी बोलते हैं, इसमें देखने को मिला कि कीमत कौन से साल की आएगी, आधार वर्ष की आएगी। अब इसी के बिहाफ पे अगर इसकी मैं डेफिनेशन भी देख लूं, तो डेफिनेशन में फोकस करिएगा। डेफिनेशन क्या है, देखो पहले वास्तविक जीडीपी की डेफिनेशन दी हुई है यहां पर आपको, तो वास्तविक जीडीपी की डेफिनेशन में फोकस करिएगा, क्या हो रहा है, वास्तविक जीडीपी एक, इसको साइड कर लेते हैं जी, वास्तविक जीडीपी एक अर्थव्यवस्था में घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वर्ष, जरा ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्यांकन आदि, कौन से वर्ष की, आधार वर्ष की कीमतों, आधार वर्ष की कीमतों पर किया जाता है, उसे वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसे स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद, क्योंकि कीमतें क्या होती हैं, स्थिर होती हैं, इसलिए इसे स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद भी कहा जाता है। तो एक और लाइन देखो इंपॉर्टेंट, यह केवल उत्पादन मात्रा में परिवर्तन के कारण परिवर्तित होता है, इसलिए इसे आर्थिक विकास का एक सूचक माना जाता है। किसको, वास्तविक जीडीपी को, मौद्रिक जीडीपी को नहीं, ठीक है। उसी के साथ अगर मैं दूसरी भी डेफिनेशन पढ़ा देता हूं आपको, तो नोटिस करिएगा, मौद्रिक जीडीपी की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है, फोकस करो उस पे। क्या बोल रहा है, मौद्रिक जीडीपी एक अर्थव्यवस्था की घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वर्ष की अवधि के दौरान या उत्पादित सभी अंतिम और सेवाओं का मूल्य, चालू नहीं, आधार वर्ष की कीमतों पर किया जाता है, इसे मौद्रिक जीडीपी भी कहते हैं, ध्यान रखना। और इसे आर्थिक विकास का एक सूचक नहीं माना जाता है, क्या कह रहा हूं, इसे आर्थिक विकास का एक सूचक नहीं माना जाता है। अब इससे रिलेटेड पेपर में कुछ 2-4 क्वेश्चन आ जाते हैं और एक थ्योरी क्वेश्चन आ जाता है। तो क्वेश्चन क्या आ जाता है, सबसे पहले चीज आपको अगर वास्तविक जीडीपी निकालना है तो उसका एक फॉर्मूला बन जाता है, मौद्रिक जीडीपी डिवाइड बाय कीमत सूचकांक इनटू 100, या फिर इसी से एक फॉर्मूला बन सकता है, नोट कर लीजिएगा, कीमत सूचकांक, कीमत सूचकांक इज इक्वल टू, ऊपर रखना है आपको कौन सा वाला, मौद्रिक जीडीपी को ऊपर रखना है, मौद्रिक जीडीपी, मौद्रिक जीडीपी डिवाइड बाय वास्तविक जीडीपी, डिवाइड बाय वास्तविक जीडीपी इनटू 100, ठीक। अब ध्यान रखिएगा, पेपर में ना इससे रिलेटेड 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, कितने नंबर का, 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। अगर लगता है आपको कि मुझे कराना चाहिए तो मुझे बता दो, एक मैं वो बता दूंगा। प्लस एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर पेपर में आ जाती है जो आपको पता होनी चाहिए, क्या, वो ये रहा कि जो हमारा देश का सकल घरेलू उत्पाद है, अगर वो बढ़ेगा तो अच्छी बात है, देश का विकास होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि देश का जीडीपी बढ़ रहा है तो देश के सभी लोगों का कल्याण हो रहा है। तो हमें यहां पर एक चीज बतानी होती है, जीडीपी का सकल घरेलू उत्पाद और एवं कल्याण में क्या संबंध है, विच मीन्स क्या सकल घरेलू उत्पाद और कल्याण साथ साथ चलते हैं, या ऐसा हो सकता है कि जीडीपी बढ़े लेकिन कल्याण ना बढ़े।
तो दो टॉपिक इसके न्यूमेरिकल और इसकी जीडीपी की कमियां या लिमिटेशन भी आप बोल सकते हो, जो कल्याण का सूचक को प्रदर्शित नहीं करती है, वो मैं अपकमिंग पार्ट में बता दूंगा अगर आप चाहेंगे तो अगर आपको नीड है, पेपर में तो वो आता है, अगर आपको नीड है, आपको लगता है मुझे बनाना चाहिए, तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो यस सर इंटरेस्टेड, देन इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट डे ही आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा तो हम दूसरे किसी टॉपिक का रिवीजन करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।